हेलो स्टूडेंट्स, माइनर प्रीपोजिशन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि माइनर प्रीपोजिशन और क्या क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने माइनर प्रीपोजिशन को बताया था और आज भी उसके आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में देखते हैं राउंड। राउंड एक प्रीपोजिशन है। अराउंड का मैंने बताया, तो अराउंड का कुछ कंडीशन डिफरेंट है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन आता है कि राउंड होगा कि अराउंड हो। अराउंड में लगभग के सेंस में है, लेकिन राउंड का मतलब जब इन्हें सर्किल की बात आप करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इन्हें सर्किल, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं चारों ओर, चारों तरफ, चारों ओर। अगर इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें हम लगाते हैं राउंड। जैसे कहते हैं ना कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अब ऐसे लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका दे देंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पर अगर अराउंड आप लिख देते तो गलत हो जाता, अराउंड यहाँ नहीं यूज होता है। या फिर लिखते हैं द सन मूव्स राउंड द गैलेक्सी। हमारा सन भी जो है एक गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसे दिमाग में मत रखिएगा कि सन आपका स्थिर है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, कोई अस्थिर हो ही नहीं सकता है। आप इसके लिए यूनिवर्स का साइंस चैप्टर पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। शी वाज द फर्स्ट वीमेन who sailed around the world। और इस तरह से कहीं भी सर्किल को चक्कर लगाने के सेंस में अगर आता है तो इसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब कोई भी, जैसे प्लैनेट और भी तो बहुत सारा है, आप जैसे लिख सकते हैं द वेनस मूव्स राउंड द सन, इस तरह से लिख सकते। देखिए, चलिए अब सेकंड में आते हैं। यहाँ पर राउंड के बाद देखिए बेनिथ। बेनिथ क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी स्थान से नीचे के लिए, यानी अंडर समबडी और समथिंग आप इसको कहते हैं। अंडर समबडी और समथिंग। नीचे आप कह सकते हैं, इसको नीचे कह सकते हैं या के नीचे भी कह सकते हैं। नीचे या के नीचे, बात एक ही है। तो बेनिथ का कहीं भी आप यूज करते हैं तो के नीचे के सेंस में आप इसका यूज करेंगे। अब जैसे कोई भी सेंटेंस इस तरह से बनाइए, आप बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में, द बोट सैंक। सिंक का V2 होता है सैंक। द बोट सैंक बीनेथ द वेव्स। देखिए, वेव्स के नीचे क्या डूब गया। सिंक मतलब डूबना होता है। देखिए, और सिंक क्या समझते हैं? V1 है, सिंक का V2 सैंक, और V3 में शंक बढ़ाता है। तो इस तरह से देखिए यूज हम लोग कर लिए। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल यहाँ फिर देखेंगे। दे
फाउंड द बॉडी, देखिए ब्यूरिड, यहाँ पर बीनीथ का यूज आप कर लेंगे, बीनीथ अ पाइल ऑफ लीव्स, पत्तों के ढेर के नीचे। हम यहाँ देखेंगे अंडरनीथ, देखिए इसमें अंडर अलग है, नीथ अलग है ना, लेकिन दोनों को मिला करके हम एक साथ एक प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं, अंडरनीथ। अंडरनीथ यानी क्या होता है, यह भी होता है नीचे। इसको आप इसका में देखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखें यहाँ पर मीनिंग, तो या तो विनीथ लिख सकते हैं, बेनीथ, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं अंडर। देखिए समबडी लिखने का एक तरीका होता है, एस भी लिख देंगे समबडी, या एस टी एच लिख देंगे तो ये हो जाता है समथिंग, समबडी और समथिंग। और खास करके इसका स्पेशल यूज कहाँ होता है पता है आपको, किसी चीज से ढका रहे, तो इसमें आप लिख सकते हैं when it is hidden, अगर ये छिपा हुआ रहे किसी चीज से नीचे, तो इसके लिए स्पेशल करके आप अंडरनीथ का यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ द कॉइन rolled underneath the piano, है ना, underneath the piano, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और देखेंगे सी सिम्स, देखिए ऊपर से क्या लगता है, कुछ लोग आदमी ऐसे होते हैं जो ऊपर से लगते हैं कि बहुत ही खराब टेम्पर। सी सीम्ड बैड टेम्पर, वह दिखती है ऐसा जैसे लगता है कि बैड टेम्पर से है, बट के बाद देखिए यहाँ पर कंडीशन आता है, यानी यहाँ फिर से आपको सब्जेक्ट देना चाहिए, बट ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, अगर हार्टेड नहीं भी देते खाली सॉफ्ट भी लिखते हैं तो काम चल जाता है, सॉफ्ट हार्टेड अंडरनीथ। ऊपर से देखने में वो बैड टेम्पर लगती है, लेकिन यहाँ ही लगा दिए ना, सी होना चाहिए, सी इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड अंडरनीथ, लेकिन अंदर से काफी वह सॉफ्ट हार्टेड है, इस तरह से देखिए। चलिए अब अगला देखते हैं अंटिल। अंटिल में दो तरह का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ। अंटिल का ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है कंजक्शन पार्ट में, इसीलिए स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होने की गुंजाइश होती है। ये मुख्य रूप से देखिए कंजक्शन ज्यादातर होता है, और एक प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन आपका नहीं रहे। अब सबसे पहले देखिए कंजक्शन में होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जब इसका कंजक्शन में मीनिंग आप देते हैं कंजक्शन में, तो इसका होता है एज लॉन्ग एज नॉट। ये नेगेटिव है, कंजक्शन में हमेशा इसको नेगेटिव कहते हैं, एज लॉन्ग एज नॉट। यानी इसको हिंदी में लिख दें तो कहेंगे जब तक नहीं। और खास करके इसका यूज होता है इट इज यूज्ड विथ टाइम। इसका फिक्स कंजक्शन में इसका हमेशा फिक्स होता है। एक चीज और बता देना चाहेंगे, इसमें कंजक्शन में इसका दो पोजीशन होता है, हमेशा याद रखेंगे, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रीपोजिशन नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, या तो सेंटेंस के शुरू में रख के एक सेंटेंस यहाँ पूरा हुआ,
फिर एक सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया। यह अनटिल जहाँ पर हम कंजक्शन में रखते हैं ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, यानी इसमें दूसरा नेगेटिव नहीं देंगे। इधर नेगेटिव अफर्मेटिव से हमें मतलब नहीं है, इधर का अलग पार्ट है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। फिर एक देखिए आता है ऐसे, यहाँ पर अनटिल रखेंगे, इधर का एक पार्ट फिर हो गया। और ये नेगेटिव हो अफर्मेटिव हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अनटिल के जस्ट बाद जो आता है ये पहले से नेगेटिव है। तो इस तरह का सेंटेंस जब क्रिएट रहे यहाँ पर किया हुआ तो समझ जाएंगे कि पूरी तरह से क्या है, कंजक्शन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंजक्शन में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कंजक्शन में दो सेंटेंस को, दो वर्ड को कभी नहीं, कंजक्शन का काम होता है दो वर्ड को भी जोड़ना, लेकिन अनटिल एक ऐसा कंजक्शन है जो नेगेटिव तो है ही, ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ता है। जबकि प्रीपोजिशन में बताऊंगा अभी कि दो सेंटेंस। अब यहाँ देखेंगे कंजक्शन तो देख लिया, प्रीपोजिशन के रूप में अनटिल का क्या यूज होता है। यदि इसे प्रीपोजिशन मान लें तो इसका यूज कैसे होता है। सबसे पहला दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। कंजक्शन अभी मैंने बताया कि कंजक्शन एक नेगेटिव यहाँ पर बढ़ाया है ये अनटिल के रूप में, लेकिन जब प्रीपोजिशन के बात करेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा। इसमें केवल क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है केवल टिल, टिल यानी तक, यानी किसी भी निर्धारित टाइम हो, है ना, यानी गिवन टाइम को भी रहे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तक निर्धारित समय, तिथि, घटना, अब ये सब को दिखाना रहे तो आप टिल का यूज कर सकते हैं। जहां पर आप टिल का यूज करते हैं वहां पर हम अनटिल का यूज कर सकते हैं। यानी दोनों का यहाँ पर कंजक्शन में डिफरेंट हो गया। कंजक्शन टिल भी कंजक्शन है, लेकिन कंजक्शन में टिल को लिखेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, और अनटिल को जब लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन प्रीपोजिशन में आकर के दोनों लगभग एक हो जाता है, इसलिए दोनों में ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब जैसे आप देखिए इसमें किस तरह का सेंटेंस बनेगा। अब जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, आई विल स्टे हेयर अनटिल। अब यहाँ पर मान लिया कि कुछ भी आप एक ड्यूरेशन दे दें, मान लिया दे देंगे अनटिल दुर्गा पूजा, ऐसे लिख दिए, अनटिल दुर्गा पूजा तक मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दुर्गा पूजा एक सर्टेन डेट है, समय है, तिथि भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से जब दिया रहे तो आप अनटिल का यूज कर लीजिए। या फिर कहते हैं कि पास्ट में जैसे आप लिख रहे हैं स्टेड हेयर अनटिल 10 o'clock, 10 बजे तक वह यहाँ रुका। आप इस तरह से कर सकते हैं, फिर अनटिल का सेंस हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टिल का यूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि टिल यहाँ पर कंजक्शन हम नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कंजक्शन अपने थोड़ा सा अंतर आता है। टिल का सीधे मीनिंग जानते हैं तक, है ना, तक के सेंस में, यानी इसको आप चाहें तो यहाँ पर अनटिल भी लिख दें, बात एक ही है ना, तक। जहां पर कोई फिक्स कह सकते हैं अप टू द टाइम ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अप टू द टाइम ऑफ। अप टू द टाइम ऑफ का मतलब क्या हुआ है, तब तक का, है ना। इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं टिल, यानी टिल में मतलब भी होता है तक। जैसे करें 9 बजे तक, आप ऐसे करें, ठीक है, तो 9 बजे तक इसका मतलब क्या। जैसे एग्जांपल में ही विल वेट टिल 9 o'clock, वह 9 बजे तक इंतजार करेगा। तो इस तरह से
आप यहाँ टिल लगा दिए, आई awaited you, I awaited you till midnight। देखिए यहाँ पर गौर करेंगे आप, एक स्पेशल वर्ब मैंने यूज किया है awaited। await का मतलब क्या होता है पता है आपको? await का मीनिंग हो जाता है वेट फॉर, यानी इसमें और प्रीपोजिशन देने की जरूरत नहीं है अगर ऑब्जेक्ट रहे तो। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो मान के चलिए फिर इसका यूज हम कर ही नहीं सकते। इसका यूज हम तभी करते हैं जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। और वेट में क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी हमने वेट का यूज कर दिया। अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इसमें फॉर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बिना ऑब्जेक्ट का ये प्रीपोजिशन मतलब वर्ब यूज हो ही नहीं सकता है। ये स्पेशल केस है, यहाँ पर प्रीपोजिशन एक छिपा रहता है। क्योंकि प्रीपोजिशन का चैप्टर इसलिए मैं यहाँ बताना जरूरी समझ रहा था कि आप इस तरह से जाने कि दोनों का यूज में काफी बारीकी है। चलिए हो गया। अब अगला देखते हैं, अनटू। अनटू को ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है कि ओल्ड यूज है, और सही में ओल्ड यूज है, लेकिन कहीं कहीं तो इसका यूज हो ही जाता है ना, तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे ओल्ड यूज। देखिए इसका यूज इसलिए होता है, हम बता रहे हैं। आप कहेंगे कि ओल्ड यूज है तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। अब जैसे जितना भी आप पैसेज पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि सब न्यू बुक है। शेक्सपियर अभी का है, लेकिन क्या शेक्सपियर की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे, किट्स की रचनाएं नहीं पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं पढ़ेंगे, जीवी शॉ को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब पुराने स्टोरीज को पढ़ेंगे, नॉवेल्स को पढ़ेंगे, पोएम्स को पढ़ेंगे, तो ऐसे यूज तो आएगा। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि अनटू है क्या, तो आप कैसे यूज करेंगे, इसलिए बताना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू, या फिर कह सकते हैं टुवार्ड्स समबडी, है ना, टू और टुवार्ड्स समबडी। अब समथिंग जोड़ना है तो इसमें जोड़ दें, बात एक ही है। देखिए समबडी और समथिंग, इस तरह से इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई सेंटेंस आपको बनाना है, बना लीजिए। तो लिखेंगे जैसे हार्ड वर्क। अब सपोज हम मान लिया कि इसी से करें एग्जाम्पल में, हार्ड वर्क, ठीक है, ये सब्जेक्ट इसको बना लिए, हार्ड वर्क ब्राउट हिम, कहाँ तक लाया? तो देखिए आपके पास दिया हुआ है अनटू। अब यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, अनटू सक्सेस, यानी सफलता की ओर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखेंगे देन जैसा कि वर्ड आप सुनेंगे तो लगेगा क्या, डिग्री में आता है। जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं तो उसमें देन का बहुत अच्छा रिलेशन आता है। तो गलत आप नहीं सोच रहे हैं, वहां पर अक्सर इसका यूज होता ही है। लेकिन देन है क्या पता है आपको? ये देन एडजेक्टिव का वर्ड यहाँ नहीं है, ये है प्रीपोजिशन। इसको आप अगर कहते हैं मीनिंग में तो क्या लिखेंगे, इन रिलेशन टू, इसको कहेंगे इन रिलेशन टू, या फिर कह सकते हैं बाई कंपैरिजन विथ भी लिख सकते हैं, बाई कंपैरिजन, इसको विथ लिख सकते हैं, बाई कंपैरिजन विथ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति के बीच में अगर आप डिफरेंस को दिखाते हैं तो इसको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे इट इज ऑल्सो यूज्ड टू it is also used to show
a difference between two, दो के बीच में अगर कहते हैं तो डिफरेंस को दिखाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हिंदी में अगर लिखना चाहें तो उसके तुलना में, ठीक है, उसके या उसकी जो भी लिखते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसके तुलना में, उसकी तुलना में, उसके संबंध में आप ऐसे लिख सकते हैं, उसके संबंध में। तो इस तरह से देखिए इसका देन का यहाँ पर यूज होता है। यानी कहीं पर भी आप डिफरेंस को शो करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कहते हैं, जनरल एग्जांपल आप ले सकते हैं, I am older than you, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ या तुमसे अधिक बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ। तो इस तरह देखिए आप यहाँ लगा दिए। कहीं पर भी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे लिखेंगे ही इज मोर। अब यहाँ पर देखिए मोर क्या होता है पता है, मोर कंपैरेटिव डिग्री ही होता है। तो मोर को शो करता है कंपैरेटिव में, तो मोर डिफरेंट। अब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो इसके बाद जनरली मैक्सिमम सेंटेंस में कुछ कंडीशन छोड़ करके मैक्सिमम सेंटेंस में यहाँ पर देन का यूज होता है, देन यू आर। इस तरह से करके देखिए देन आ गया ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में सब जगह देन का प्रयोग होता है। मच बेटर भी कहेंगे तो देन का यूज कर लेते हैं। इस तरह से कहीं पर भी यूज करते हैं तो आप देन का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे I know much better than you, इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर भी देखिए वही सेम कंडीशन आ गया। अब यहाँ देखिए इट टेक्स, देखिए वर्ब यहाँ पर आया क्या, इट टेक्स कह दिए। अब इसके बाद अगर कहते हैं कि इट टेक्स मच या मोर देन लिख सकते हैं, ऐसे भी कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोर देन एन आवर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह कहीं भी अगर इस तरह कंपैरिजन को शो करते हैं, खास करके कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में नहीं लगता है और पॉजिटिव डिग्री में तो कहीं लगता ही नहीं है। जब भी कंपैरेटिव का कंसेप्ट आता है तो यहाँ जो भी देन लगता है आप समझ जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन होता है। चलिए अब अगला में देखते हैं ऑफ। ऑफ का मीनिंग यहाँ पर डबल एफ वाली बात मैं कर रहा हूँ, सिंगल एफ की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है, ऑफ का अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑफ, तो ऑफ क्या होता है। ऑफ का देखिए अगर कॉमन कंसेप्ट लेके चले आप तो एक वर्ड में आप इसको लिख सकते हैं सेपरेशन। कहीं पर भी अगर अलगाव की कंसेप्ट रखते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे कॉमन वर्ड आता है, इसको ऑफ में लिख सकते हैं इस सेपरेशन को। इसमें फ्रेजल वर्ब में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ ऑफ माने सेपरेशन, यानी सबसे कॉमन वर्ड में बताना चाहूंगा आपको। इसको आप लिख देंगे अलगाव। किसी जगह से अगर अलग होते हैं तो इसमें आप ऑफ का यूज कर लेते हैं। लेकिन खास करके फ्रेजल वर्ब लिखिए, प्रीपोजिशन तो है ही है। फ्रेजल वर्ब में है ना, टेक्स ऑफ फॉर सेपरेशन। यहाँ पर भी सेपरेशन ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऑफ का प्रयोग आता है। तो वहां पर देख, जैसे पुट ऑफ कहते हैं, है ना, बत्ती बुझा दो, पुट ऑफ द लाइट। तो ये वर्ब के साथ आता है, यानी फ्रेजल वर्ब जिसको कहते हैं उसके साथ ऑफ। तो इस तरह से देखेंगे ऑफ में जैसे बहुत सारे वर्ड आता है, अच्छा ना लगना, मन ना लगना, है ना, किसी काम से किसी से मुक्त हो जाना। तो ये सब जितना भी बंद करना, ये सब जहां पर भी यूज आएगा उसमें ओ डबल एफ का वर्ड आता है।
इसको अक्सर हम लोग को बोलना पड़ता है, क्योंकि ऑफ दो तरह से होता है ना, तो साउंड दोनों का तो सेम है, पता चलता नहीं है। अब जैसे कहेंगे वह सीढ़ी से गिर गया, कैसे भी यूज करेंगे आप, लिखेंगे ही फेल ऑफ, देखिए ही फेल ऑफ द लैडर, वह सीढ़ी से गिर गया। इसमें ऑफ का प्रयोग हो गया। यहाँ दूसरा प्रीपोजिशन फिर नहीं लगा, क्योंकि खुद एक प्रीपोजिशन ये है। आप कहेंगे घास से दूर रहो, ऐसे लिखते हैं कीप ऑफ द ग्रास, है ना, इसको कहेंगे घास से दूर रहो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वर्ब की तरह यूज कर देता है इसको कभी कभी लोग, और गलत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। जैसे कैसा सेंटेंस, ऑफ द हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और उसके शरीर से उसका माथे को अलग कर दो। तो इस तरह से कभी कभी यहाँ पर वर्ब का भी हम लोग, वर्ब की तरह भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो कहीं पर भी इस तरह का सेपरेशन दिखे तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं प्लस। अब आप कहेंगे प्लस माइनस में क्या सिखा रहा हूँ। आखिर ठीक है, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में प्लस कहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि प्लस होता क्या है। प्लस भी एक प्रीपोजिशन है। विद्यार्थियों को पता नहीं है, मैथ वाले को तो लगभग पता नहीं रहता है, साइंस वाले को बस केवल जानते हैं कि प्लस का मतलब ऐड करना, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ये जानते हैं। आप हमसे अच्छा जानते होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि आखिर ये प्रीपोजिशन है, शायद आपको पता नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि प्लस जो आप यूज करते हैं ना, प्लस साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लस जब लिखते हैं, भले उसको आप सिंबॉलिक बना लिए हैं तो साइन शो कर देते हैं, लेकिन प्लस वही होता है। तो प्लस का मतलब ही होता है कोई चीज को जोड़ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं टू ऐड। टू ऐड यानी दो नंबर को जब भी अमाउंट को आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर सीधे सबसे एज वेल एज के सेंस में लिख सकते हैं। और सबसे अच्छा यही रहेगा, प्लस का मतलब टू ऐड, ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे जोड़ना। सबसे कॉमन कंडीशन इसका यही जान सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी दो को कहते हैं, है ना, दो वर्ड को, किसी को, दो डिजिट को, नंबर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे जोड़ते हैं। जैसे आप कहते हैं 5 + 5 = 10, 5 और 5, देखिए यहाँ पर एंड का प्लस का मतलब क्या हो, और या 5 को ऐड करें इससे, यहाँ पर टू ऐड भी हो गया, ये सेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर एंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात होती है, और के सेंस में भी आता है, ठीक है ना, दोनों का सेम मीनिंग है। तो 5 + 5 = 10, 5 और 5 10 होता है, या 5 को 5 में जोड़ते हैं तो भी 10 होता है। आप इसको जैसे यूज करेंगे मीनिंग तो प्लस ही आएगा ना, साइन भी देंगे तो सेंस वही होगा, ये भी देते तो वही होता है। तो इसलिए ये भी एक प्रीपोजिशन के रूप में अच्छा यूज होता है, लोग इसका यूज करते हैं, भले उसे पता ना रहे लेकिन यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस, अब यहाँ पर देखिए कभी कभी आपका प्रॉब्लम वर्ब में आ जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इज होता है, कुछ कहते हैं आर होता है। दोनों कंडीशन सही है। यदि मैथमेटिक्स के अनुसार आप कहते हैं तो इज होता है, लेकिन यदि आप इंग्लिश के अनुसार कहते हैं तो आर होता है। लेकिन ये संख्या का जोड़ने का काम तो इंग्लिश का थोड़ा है, ये तो मैथमेटिक्स का है। इसीलिए अगर यहाँ पर आपको ऐसा लिखना रहे, दूसरा सेंटेंस देख लेंगे, 10 + 5, तो ऐसे में देखिए यहाँ पर तो ऐसे लिख देंगे, इज भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे 15, 10 और 5 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लस का कहीं पर भी यूज करना रहे। अब यहाँ देखेंगे फिर नया प्रीपोजिशन,
जिसका मैथ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, इसको कहते हैं माइनस। माइनस वर्ड अक्सर सुनते हैं, -30 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, अक्सर इसको कहते हैं। तो सबसे कॉमन कंडीशन यहाँ पे क्या आता है, इसका मीनिंग माइनस का मतलब होता है टेक अवे। टेक अवे यानी घटा देना या लेना, या फिर आप कह सकते हैं टू एक्सप्रेस टेम्परेचर बिलो। अब बिलो का मतलब क्या, आप 0 डिग्री भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 डिग्री भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 0 डिग्री को दिखाने के लिए हम इसको एक तरह से कह सकते हैं घटाना या कम होना। आप इसको ऐसे लिखिए, घटाना, कम होना या करना का सेंस में भी आप यूज इसको कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी डिजिट में भी आप देख सकते हैं, लिखते 10 - 5, आप ऐसे लिखते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल में देख लें, 10 - 5 ईच। 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। तो ये माइनस वर्ड यहाँ आया। अब मैथ में इसको अब साइन के रूप में दिखाते हैं, इसलिए बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर मान लिया कि कुछ भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मान लिया लगता है ना कि -10 डिग्री टेम्परेचर घट गया है, माइनस में आ गया। माइनस में आ गया मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से नीचे जब आता है तो आप यूज करते हैं -10 डिग्री, -20 डिग्री। अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, द टेम्परेचर बिकम्स, देखिए -20 ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको साइन में देंगे तो ऐसे लिख देंगे, -20 डिग्री स्टारडे। आप ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत तरह से इसका यूज होता है, आप जैसा चाहें, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमेशा माइनस का मतलब होता है किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं। मैं इसको कम कर सकते हैं। ही केम बैक फ्रॉम द वार, माइनस से लेग। अब देखिए इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पर है, ही केम बैक, वो वापस से आया। कहाँ से आया, तो फ्रॉम द वार, फ्रॉम द वार। यहाँ तो कोई युद्ध में वो वापस आया, लेकिन कैसे आया, तो माइनस से लेकर, यानी एक पैर खोकर आया। वो मनुष्य को 2 पैर होता है ना, तो एक पैर उसका नहीं, यानी कि एक पैर उसका कट गया, डैमेज हो गया, इंजर्ड, जो भी कर सकते हैं, मतलब कट गया। तो इस प्रकार से भी आप देखिए सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जहां पर लॉस को शो करते हैं वहां पर आप माइनस को शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट, प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन क्लास में इस पर मैं चर्चा किया था, लेकिन यहाँ फिर से करना जरूरी है। यहाँ देखेंगे डिस्पाइट क्या होता है। डिस्पाइट खुद एक प्रीपोजिशन है। बहुत लोगों को बस दिमाग में क्या है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। अरे ऑफ क्यों नहीं लगता है, ये तो आप सोचेंगे। इसलिए कि पहले से और ये प्रीपोजिशन है तो फिर से क्यों लगाएंगे। एक प्रीपोजिशन हो गया प्रीपोजिशन, दूसरा क्यों लगाएंगे। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है पता है, इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। इसको कहते हैं ऐसा होने पर भी या बावजूद इस बात का। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हिंदी में लिखना रहे, बावजूद इस बात पर भी, या बावजूद इस बात के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा छोड़िए, इस बात के, यहाँ तक लिख सकते हैं। या फिर लिखते हैं के बावजूद, आप ऐसे लिखते हैं के बावजूद।
यानी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक नेगेटिव कंसेप्ट दिखाता है। इस तरह से सेंटेंस इसमें अक्सर बनता है। तो अपोजिट कंट्रास्ट कंसेप्ट में है कि इसके बावजूद भी ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी उसमें दिखा देता है। तो दोनों का सेम यूज है। ये आपका हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन और ये डायरेक्ट प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों का यूज एक प्लेस पर आप कर सकते हैं। मतलब दोनों मत कर दीजिएगा, एक करिएगा तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा, ये समझ गए। अब जैसे देखेंगे, डिस्पाइट ऑल लॉसेस, सभी बर्बादियों को के बाद भी, सभी हानि के बाद भी, ही गॉट ए ग्रैंड सक्सेस, उसके बावजूद भी उसने भव्य सफलता पाई। तो इस प्रकार से आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, आपको ऑफ दे देगा, डिस्पाइट ऑफ लिख देगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आइदर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, दो ही तरह से इसका यूज कर सकते हैं।